क्रिकेट ने बहुत साल लिए, बट मुझे लगा वहाँ पे भी कुछ नहीं हो पा रहा था। बुरा तो लगता ही है, आपने 1 डेढ़ साल लगाया फ़िल्म के अंदर और आप इंतज़ार ही कर रहे हो, अभी रिलीज़ होगी। मन नहीं था टेलीविज़न करने का क्योंकि आपने सपना फ़िल्मों का देखा था। हिमांशु, जैसे कि मैं शुरुआत में बोल रहा था, एक पढ़ाई-लिखाई में एक मृदुल सा लड़का जो इतना अपने एकेडमी में हर चीज़ में फ़ोकस्ड है। उसका ध्यान डांस में, एक्टिंग में, इस फ़ील्ड में कैसे लगा? मुझे लगता है इन सब की शुरुआत होती है शायद 3rd स्टैंडर्ड से। जब पता नहीं मेरे ज़हन में क्या आ गया था कि मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं, मैं भी कल इनफैक्ट अपने दोस्त से भी बात कर रहा था इस बारे में। और मैं कभी-कभी सोचता हूँ वो इतनी गहरी बात कहाँ से आ गई कि अ, इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ऐसा करें जिससे आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। मुझे लगता है वहाँ से शुरुआत हुई। और मतलब कुछ आए हैं तो कुछ बेहतरीन, कुछ खूबसूरत, कुछ बहुत बड़ा करें। तो शायद इसीलिए पढ़ाई की भी शुरुआत हुई यहाँ पे कि अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके साथ ज़ाहिर-सी बात है, जब आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपके ज़हन में सबसे पहले आता है आपको अवार्ड चाहिए, आपको ट्रॉफ़ीज़ चाहिए, आपको फर्स्ट आना है। तो 3rd स्टैंडर्ड में फर्स्ट, 4th स्टैंडर्ड में फर्स्ट, 5th स्टैंडर्ड में फर्स्ट इन ऑल द सेक्शंस। और इसके पीछे भी कहानी है। अगर आप कहें तो मैं छोटी-सी, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, प्लीज़। कहानी बस इतनी सी है कि 3rd स्टैंडर्ड में फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर रहते होते थे हमारे। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म बोलते थे हम। तो मैं फर्स्ट टर्म में सेकंड आया, फर्स्ट टर्म में थर्ड आया, सेकंड टर्म में भी थर्ड आया। और मुझे याद है सेकंड टर्म में जब थर्ड आया तो मेरी टीचर ने मेरी रिपोर्ट कार्ड देखी, शी वाज़ माय क्लास टीचर। उन्होंने मेरी रिपोर्ट कार्ड देखी एंड शी सेड थर्ड। और पता नहीं उन्होंने क्या, उन्होंने वो थर्ड देख के मुझे ज़ोर के थप्पड़ मार दिया उस समय। एंड शी टोल्ड मी कि क्या हिमांशु सारी ज़िंदगी थर्ड पे अटके रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे? तो पता नहीं समथिंग हैपेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड उस थर्ड स्टैंडर्ड के थर्ड टर्म जो फाइनल टर्म था, फिर उसमें मैं सेकंड आया। थर्ड 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 से फिर सेकंड हुआ, फिर फोर्थ में फर्स्ट आया, फिफ्थ में फर्स्ट आया, सिक्स्थ में फर्स्ट आया, सेवन्थ में फिर स्कूल चेंज हो गया था। और मुझे लगता है वहीं से शुरुआत हो गई थी, कुछ कुछ बहुत कमाल का करना है। और मुझे लगता है शायद वो एक ना फ़ेमस होने का जो हमारे ज़हन में होता है ना कि हमें अपनी ज़िंदगी में नाम हासिल करना है, शोहरत हासिल करनी है, तो वो फर्स्ट आने से मिलती थी वैलिडेशन बहुत ज़्यादा। क्योंकि घर में रिलेटिव्स, कज़न्स, जॉइंट फैमिली सब तारीफ़ें करते थे। और फिर ये चलता रहा पढ़ाई का सिलसिला। फिर मुझे एहसास हुआ आई थिंक 10th 11th के आस-पास मुझे लगा, और उससे पहले भी मुझे लग चुका था कि सिर्फ़ पढ़ाई करने से तो कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाएँगे लाइफ़ में। तो उस दौरान क्रिकेट शुरू हो चुका था, क्रिकेट ने बहुत साल लिए, बट मुझे लगा वहाँ पे भी कुछ नहीं हो पा रहा था जिस लेवल पे मैं खेलना चाह रहा था। ऑफ़ कोर्स बहुत सारे दोस्त खेले इंडिया के लिए। शिखर धवन वाज़ आवर जूनियर, आई वाज़ प्लेइंग फॉर सोनेट क्रिकेट क्लब। तो शिखर जूनियर गौतम थे, आपके जूनियर गौतम थे, गौतम गंभीर ऑफ़ सीनियर कोर्स। आपके आशीष और आशीष नेहरा, आकाश हो आकाश गए। भैया, ये हम लोग सोनेट क्रिकेट क्लब से खेलते थे। हुँ। गौतम वाज़ प्लेइंग फ्रॉम चांद खन्ना क्रिकेट क्लब। ऑफ़ कोर्स नाउ इज़ द इंडिया हेड कोच एज़ वेल। हिंदू कॉलेज से देयर। तो गौतम वाज़ प्लेइंग, आई वाज़ स्टिल सिटिंग इन द प्रोबेबल्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट हमारी प्रैक्टिसेस सब साथ में ही होती थी। ख़ैर वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई और फिर जब क्रिकेट भी छूटा तो सोचा अब क्या करें? तो स्कूल टाइम में थोड़ा बहुत मोनो एक्टिंग कॉम्पिटिशन, थोड़ा बहुत डांस, थोड़ा बहुत करता था। तो फिर मुझे लगा यार शायद अब क्रिकेट भी नहीं हो पा रहा, प्रोबेबली लेट्स गेट इनटू द हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री। एंड क्योंकि शायद वहाँ से फिर फ़ेमस होने का सिलसिला शुरू होगा। तो शायद मुझे लगता है ये शुरुआत ही वहीं से हुई टू बी फ़ेमस। और या वो बात अलग है कि समय आता है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर वो सारी चीज़ें डिसोल्यूशन में चली जाती हैं। बट बहुत डीप शुरुआत हॉनेस्टली इसी वजह से कि नाम और शोहरत, कुछ ऐसा करें कि आपका नाम नाम हो जाए, मतलब ऐसा कुछ। थर्ड स्टैंडर्ड में पहली बार आपको समझ में आया ना, वो बहुत ही कम उम्र है, मतलब इतनी मैच्योरिटी आना और इस लेवल की मैच्योरिटी और सोच आना कि आपको कुछ ऐसा करना है कि जिससे नाम हो जाए, आपका स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाए, ये बहुत बड़ी सोच है। मुझे लगता है, मुझे मैच्योरिटी का तो पता नहीं, थर्ड स्टैंडर्ड में तो क्या ही समझ होगी। मुझे लगता है शायद उस समय दूरदर्शन और टीवी जो भी था ब्लैक एंड वाइट, या मुझे याद नहीं, बहुत टाइम पहले की बात है। डीडी 1 डीडी 2 था शायद, केबल तो आया नहीं था उस समय। तो शायद मुझे ऐसा लगता है मैंने महात्मा गांधी जी या फिर कपिल देव या जो भी उस तरह के लोगों की या जीवनी देख ली या पढ़ ली। मुझे पढ़ाई तो नहीं होगी ऑब्वियसली, बट मुझे लगता है टीवी पे कुछ देख लिया होगा। या वहीं से, या पता नहीं शायद सोल की कॉलिंग होगी कुछ, तो इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता अभी। बट आई फील मस्ट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट अराउंड। पापा के बहुत
बड़ी डिज़ायर और एम्बिशन थी, शायद वहाँ से हो, या प्रॉब्ली टेलीविज़न पे मुझे लगता है कि जब हम भगत सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी या कपिल देव जी उस समय या सचिन तेंदुलकर को देख लिया होगा, तो ऐसा लगता है कि आपको लगता है आप कुछ ऐसा करें, आए हैं तो कुछ करके जाएं। थोड़ा अपने पेरेंट्स के बारे में बताइए। डैड क्या करते थे? मॉम का कैसा सपोर्ट डैड था? डैड बड़े कमाल के इंसान थे। रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस था, अब तो नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई 2013 में मेरे जन्मदिन पर 2 अप्रैल को। बट उससे पहले जितना भी समय उनके साथ बिताया, बड़े ही आज़ाद और बड़े ही जनरस, लोगों की मदद करने वाले, प्रेम बहुत ज़्यादा मेरी मॉम के लिए। आई हैव सीन हिम लविंग माय मदर टू ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। मे बी दैट्स वाई, शायद वो प्रेम मेरे जीवन का बहुत एसेंस है और मैं सबसे सर्वोच्च सर्वोपरि प्रेम को ही रखता हूँ। पापा से आता है मेहनत बहुत ज़्यादा, शिद्दत बहुत ज़्यादा, तपस्या बहुत ज़्यादा। सुबह 7 बजे दुकान पे निकल जाना, रात को 9-9 10 बजे तक आना। फिर पापा की कहानियाँ जो मम्मी बताती थी कि बिल्कुल स्ट्रगल, संघर्ष कैसे, मतलब 10-10 रुपये बचाने के लिए वो तो 5-5 किलोमीटर चलना उनका। रेडीमेड रेडीमेड गारमेंट्स का बिज़नेस खुद सेट करना। उससे पहले वो फ्रूट्स के स्टॉल लगाना, आज़ाद मार्केट है दिल्ली में, सब्ज़ी मंडी में स्टॉल लगाना। फिर वो फ्रूट्स का बिज़नेस ना चलना, फिर कपड़े के थान लेकर आना लुधियाना से, वहाँ पे धागे का काम करना, फिर वहाँ मतलब बहुत सारी शिद्दत, तपस्या मम्मी जो सुनाती थी, क्योंकि मॉम एंड डैड की लव मैरिज हुई थी। मम्मी गोस्वामी, पापा मल्होत्रा। तो उनके भी शायद पेरेंट्स मान नहीं रहे थे। फिर धीरे-धीरे कुछ टाइम के बाद बीच में मेरे मौसा जी थे, फिर उन्होंने सुलह करवाई, और मतलब सुलह इन द सेंस कि मनाया दोनों घर वालों को, दोनों तरफ के पेरेंट्स को, और उनकी फिर शादी हुई, फिर हमारा जन्म हुआ। बट मॉम काफ़ी घरेलू हाउसवाइफ जीवन भर। और बस यही ऐसा कुछ कि मॉम और डैड के साथ पता ही नहीं चला जीवन। फिर ऑफ कोर्स मैं बचपन से शायद अपनी धुन में ही रहता था। वो सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड से क्रिकेट खेलने का बहुत शौक होता था, तो गलियों में, गार्डन में खेलता रहता था बस सुबह से लेकर रात तक। ये सिलसिला चलता रहा हिंदू कॉलेज फाइनल ईयर तक। ये मैंने देखा है अक्सर कि जो पढ़ाकू टाइप के होते हैं ना लड़के, एकेडमिक्स में जो अच्छा कर रहे होते हैं, उनका ध्यान सिर्फ़ वो फ़ोकस्ड होते हैं सिर्फ़ पढ़ाई में। फिर वो दूसरी चीज़ें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, डांस, क्रिकेट वो सब के बारे में सोच ही नहीं पाते। लेकिन आप पढ़ाई भी अच्छा कर रहे थे, उसमें नंबर्स अच्छे आ रहे थे। उसके अलावा आप जब क्रिकेट खेल रहे थे, वो भी अच्छा खेल रहे थे। डांस और एक्टिंग और बाकी चीज़ें भी कर ले रहे थे। ये शुरू से मल्टी टैलेंटेड थे कैसे बैलेंस कर पा रहे थे इतनी सारी चीज़ों में? आई डोंट नो, मुझे बस इतना पता था कि स्कूल होता था, स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करना, और ट्यूशन होती थी 2 घंटे की, और उसके बाद मेरा क्रिकेट होता था। तो मुझे लगता है उस समय तो कोई, आज की डेट में तो मल्टीटास्किंग और बैलेंसिंग बहुत सारी चीज़, उस उतनी छोटी सी उम्र में क्या ही समझ में आएगा। बस इतना टीचर्स अच्छे होते थे और टीचर्स का फेवरेट होता था, लाडला होता था उनका। प्रॉब्ली बिकॉज़ शायद बहुत ही सेंसिटाइज़्ड और बहुत ही सिंसियर चाइल्ड रहा हूँ। शायद इस वजह से टीचर्स का फेवरेट, दे यूज्ड टू कॉल मी द गुड बॉय, कि हर बात सुनना, ओबीडिएंट चाइल्ड ऑफ द फैमिली। तो शायद ये वहीं से आता है कि जो टीचर्स ने कह दिया वो सुन लिया, जो उन्होंने कहा वही सर्वोपरि हो गया, चाहे वो ट्यूशन टीचर हों, चाहे क्लास टीचर हों, या होमवर्क के टीचर्स हों। और क्रिकेट में भी जो हमारे सीनियर्स, उस समय तो कोचिंग वोचिंग थी नहीं टिल 5th और 6th स्टैंडर्ड, जो भी हमारे सीनियर्स ने कह दिया, जो गली में खेलते थे, जो अच्छा खेलते थे, पता नहीं शायद ऑब्जर्वेशन पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग थी शुरू से, और आज भी है। तो एक बार किसी का टैलेंट दिख जाए तो वो बहुत अट्रैक्ट भी करता है, मेस्मराइज़ भी करता है और एब्ज़ॉर्ब भी करता है बीइंग के अंदर। तो मुझे याद है जब हम क्रिकेट खेलते थे तो एक शफ़ीक खान करके हम आ रहते थे आज़ाद मार्केट में। तो शफ़ीक खान करके भैया थे, शफ़ू भाई कहते थे हम उनको। तो उनके वो खेलते थे बहुत कमाल का। तो उनको देख देख के सीख लिया, जब तक कि मुझे लगता है कि वो कोचिंग शुरू नहीं हुई। फिर उसके बाद फिर मॉम डैड को लगा, फिर घर चेंज हुआ, वहाँ से कहीं और गए, फिर वहाँ से मॉडल टाउन आए। फिर वहाँ से फिर एक क्रिकेट अकेडमी थी यहाँ पर, मुझे स्कूल याद नहीं आ रहा, चौराहे पर स्कूल था, वहाँ पे वो 4th 5th स्टैंडर्ड में फिर शुरू कर दिया था। तो अपने यहाँ पे शायद और हो ये गई चीज़ें। ठहराव जो है ये एक इंटेलेक्ट जो है ये शुरू से रहा है और क्या वो जो पिताजी की सेल्फ मेड वाली जो कहानियाँ हैं मतलब जो सच्चाई थी जो सुनी हुई थी वो हमेशा जहन में रही है कि वो उनको देखा हुआ है कितना स्ट्रगल करके एक अचीव करना और इस लेवल पे आप लोगों को जिस तरीके से उन्होंने एक अच्छी परवरिश दी वो सब वो ज़हन में रखते हुए कि अपनी लाइफ में तो अच्छा करना है, ये सब चीज़ें चल रही थी दिमाग में?
अपनी लाइफ में कुछ बेहतरीन करना ये तो बहुत पहले से था, इसका तो पापा ने या मॉम ने कहीं डाला नहीं, ये तो पता नहीं कहाँ से आता है, जिसकी हमने बात की अभी। ठहराव तो नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उस समय का हिमांशु बहुत एक्साइटेड, एंथुसियास्टिक, उस तरह का था। और ठीक है, पढ़ाई भी थी, क्रिकेट भी था, सब चीज़ें थी। बट ये ठहराव तो मुझे लगता है बॉम्बे आने के भी कई सालों के बाद, जब कला में बहुत डीपली कूदे, तो समझ में आया कि कुछ ऐसी चीज़ है जो जिसकी वजह से अटक रहे हैं। और वो अटक इस वजह से रहे हैं क्योंकि ठहराव आ नहीं रहा या ठहराव है नहीं। तो ठहराव धीरे 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 डीप जा जाके किताबें पढ़ के, खुद को संजो के, मुझे लगता है जुनून बहुत ज़्यादा था। पापा के अंदर भी था, आई थिंक टिल हिज लास्ट ब्रेथ। वो इतनी एनर्जी थी, इतनी एनर्जी थी। फिर मुझे समझ में आया, फिर मैंने ऑफ कोर्स बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, बट उसमें से एक इंसिडेंट बड़ा खूबसूरत था। एक बारी ना, गौरव कपूर का ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस करके एक शो आता है, आता था या आता है मुझे पता नहीं, बहुत साल पहले की क्रिकेटर्स बात। के हाँ, साथ। क्रिकेटर्स के साथ। तो बिशन सिंह बेदी जी का इंटरव्यू ले रहे थे वो। तो बिशन सिंह सर, क्योंकि मैं क्रिकेटर हूँ और सोच आत्मा क्रिकेटर की है, तो मैं देख रहा था। तो बिशन सर ने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि वो कभी कभी कैंप्स लेते थे हमारे दिल्ली में बीच बीच में आके। तो बिशन सर ने बड़ी अच्छी बात की कि यार, अम, कि बहुत कम लोगों में ऐसा होता है कि जिनके अंदर जुनून और सुकून का सही मिश्रण होता है। और उन्होंने वो मिश्रण सिर्फ एक इंसान में देखा है इतने 20-30 सालों में, और वो है एम एस धोनी। तो आई पर्सनली एज इट इज़ अडोर्ड हिम। तो जब उन्होंने बात की तो मुझे समझ में आया कि जुनून बहुत सारा है, लेकिन सुकून की कमी है। तो सुकून और जुनून का जब तक सही मिश्रण नहीं होगा ना, तब तक जीवन आगे बढ़ नहीं पाएगा। वरना क्या होता है, वो सारी एनर्जी ना आग की तरह कभी कभी आपको ही जलाती रहती है अननेसेसरली। तो बेहतर ये है कि वो आग और पानी, जुनून और सुकून का एक सही मिश्रण, तब जाके इट बिकम्स अ लीथल कॉम्बिनेशन। सो दिस ठहराव केम अब, आते आते, समझते समझते, ज्ञान के साथ, समझ के साथ, विवेक के साथ, जीवन को देखने के साथ, उसको समझने के साथ, उसकी सारी ठोकरें खाने के बाद, तभी आता है ठहराव। विवेक का बहुत ज़्यादा हाथ है, मतलब ज्ञान का। किताबें पढ़ना, किताबें तो मुझे लगता है 19-20 साल का था तब से पढ़ रहा हूँ। जब से क्रिकेट छूटा था, क्रिकेट छूटा तो समझ में नहीं आया कि क्यों छूटा है, क्योंकि डैड ने फाइनल ईयर में बोल दिया था कि छोड़ दो, अब तुम नहीं हो पाएगा, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। तो मैं, अपने दोस्त था मेरा गौरव जुनेजा करके दिल्ली में, उसका वहाँ पे काम है दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो हम लोगों ने साथ में स्कूलिंग की। तो उसके ना ऐसे शेल्फ पे, आशीष, वो यू कैन विन शिव खेड़ा की किताब पड़ी हुई थी, और जो उसने पढ़ी भी नहीं थी, उस मैंने पता नहीं ऐसे उठा ली और मैं ले गया अपने घर। वो घंटाघर में रहता था, मैं गुजरावाला टाउन में रहता था। तो मैं ले गया और मैंने वो पढ़नी शुरू की। एंड आई स्टिल फील, उस पहली बार उस किताब को पढ़ के लगा कि यार, मेरे अंदर ना फियर ऑफ फेलियर था, जिसकी वजह से मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया। तो आई यूज्ड टू परफॉर्म सो वेल इन नेट्स एंड एवरीथिंग, प्रैक्टिस मैचेस में, बट जब कोई बड़ा मैच आ जाए, कुछ आ जाए, तो मैं आउट हो जाता था, क्योंकि मैं घबरा जाता था। समथिंग वॉज नॉट राइट। तो खैर, पढ़ पढ़ के फिर समझ में आया। फिर मुझे उस दिन समझ में आ गया कि यार, जब तक ये विश्वास अपने ऊपर नहीं होगा ना, तब तक आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे दुनिया आप पर विश्वास करे। तो बड़ा ज़रूरी है इस विश्वास को बिल्कुल संपूर्ण करना, फिर किताबें पढ़ना, समझना, लोगों से सीखना, मेंटोर्स, टीचर्स, उनकी गाइडेंस। तो मेरे लिए पूरा ब्रह्मांड गुरु है, जो मुझे सिखा दे, जो मुझे जीवन में एक कदम आगे बढ़ा दे, वही गुरु है जो रास्ता दिखा दे। एमबीए कर रहे थे, फर्स्ट ईयर में एक छुट्टियों का दौर था और उस बीच में जी सिने कोच, वो कैसे हुआ लाइफ में? एमबीए एक्चुअली फर्स्ट ईयर हो चुका था, सेकंड ईयर जब शुरू होने वाला था, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, तब ये सिने स्टार्स हुआ। मैं उससे पहले थोड़ी बहुत मॉडलिंग कर रहा था, राहुल दत्ता के साथ पोर्टफोलियो वगैरह खिंचवा लिया था, थोड़े बहुत पंजाबी म्यूज़िक वीडियोस शुरू हो चुके थे। क्योंकि एमबीए शुरू हुआ, तो मुझे ऐसा था यार, वहीं पे ना एमबीए में जाते ही, आमिटी में जाते ही, मुझे याद है, क्योंकि जब क्रिकेट ख़त्म हुआ तो बहुत उदासीन था कि अब तो वो नहीं बन पाएंगे जो बनना है। तो पापा ने कहा कि चलो, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो तो कैट एग्ज़ाम की तैयारी करो। तो कैट की तैयारी की, शिद्दत से तैयारी की, 83-84 परसेंटाइल आए। उस समय बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, 91-92 चाहिए होते थे। तो आमिटी में दाखिला बड़ी आसानी से मिल गया। वहाँ पे पहले दिन ही, वहाँ पे ना प्रेजेंटेशंस होती थी। तो प्रेजेंटेशंस में ना, ओरिएंटेशन में मुझे बुलाया गया बोलने के लिए कुछ। तो मैंने, क्योंकि मैं पहले मोनो एक्टिंग स्कूल में करता था, तो बोलना और डिबेट, स्पीचेस, कॉम्पिटिशन सब स्कूल में था। तो मैंने बहुत अच्छे से बोला। फिर उन्होंने मुझे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, फ्रेशर्स पार्टी में परफॉर्मेंस, मॉडलिंग भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। तो वहाँ से कुछ जागृत हो गया। फिर मैंने फोलियो खिंचवा लिया,
फिर उसके बाद थोड़े पंजाबी म्यूज़िक वीडियोस कर लिए। फिर जब सेकंड सेमेस्टर ख़त्म हो गया और 3 महीने का ब्रेक था मई, जून, जुलाई का, तब सिने स्टार्स की ये वो कॉम्पिटिशन जो शुरू हुआ ज़ी सिने स्टार्स की खोज, जिसका ना पायलट एपिसोड शूट हो रहा था दिल्ली में करोल बाग में किसी ऑडिटोरियम में, किसी बैंक्वेट हॉल में। तो गजेंद्र सिंह जी आए हुए थे जो उनके क्रिएटर एंड फाउंडर, ज़ी के उस समय सारेगामा बहुत बड़ा शो था उनका, एंड ज़ी सिने स्टार्स वाज़ हिज़ बेबी। और रोशन अब्बास सर एंकरिंग के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने क्या किया था मुझे याद है, उन्होंने ना मॉडल कोऑर्डिनेटर्स को फ़ोन किया होगा, थिएटर आर्टिस्ट को फ़ोन किया होगा कि सारे मॉडल्स को भेज दो, सारे थिएटर आर्टिस्ट को भेज दो। तो कुछ 200-250 लोग आए थे। इट वाज़ अ पायलट एपिसोड, अ सर्वे एपिसोड। तो हुआ क्या, वहाँ पे जितने भी थिएटर आर्टिस्ट थे दे कुड नॉट डांस, और जितने भी मॉडल्स थे दे कुड नॉट एक्ट। सो आई कुड एक्ट अ लिटिल, आई कुड डांस अ लिटिल एंड आई वाज़ अ लिटिल गुड लुकिंग फॉर देम। तो तीनों चीज़ें कॉम्बिनेशन बैठ गई और मैं जीता फिर वहाँ से। और जीतने के बाद फिर उन्होंने बनारस बुलाया, फिर वहाँ से जीते, फिर मुंबई बुलाया, फिर मुंबई में जीतते गए, फिर सिने स्टार्स की जर्नी आगे बढ़ी टॉप 3 तक। फिर उसके बाद फिर टेलीविज़न, फ़िल्में, सारी चीज़ें। और जीतने के बाद मुझे याद है राज सिप्पी की फ़िल्म जी, थी, राज सिप्पी की फ़िल्म की हालाँकि थी। वो कभी बन नहीं पाई। हाँ, नहीं बन चुकी थी फ़िल्म, हाँ, रिलीज़ नहीं हुई। रिलीज़ नहीं हुई हाँ, उसका मतलब। टाइटल उन्होंने बाद में चेंज करके रखा था कूल बेबी कूल। लेकिन वो ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस मुझे लगता है ज़िंदगी की, बहुत, बहुत कमाल के डायरेक्टर। मैंने बहुत डायरेक्टर्स के साथ काम किया है इतने 20 सालों में, लेकिन उनके जैसा डायरेक्टर नहीं था कोई। हाँ, मतलब वो बड़े कमाल के, डड्डू सिप्पी बोलते थे। उन्होंने सत्ते पे सत्ता बनाई, अक्षय सर को लॉन्च किया था सौगंध में, और उसके बाद 5-6 फ़िल्में उनके साथ भी बनाई। जितनी इज़्ज़त, जितनी समझ उन्होंने मुझे दी ना, मुझे नहीं लगता किसी ने दी। मैं 20-21 साल का था उस समय। आशीष में पहला शॉट दे रहा था और पहले शॉट से पहले उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा, बेटा मुझे ना सुरभि फार्म्स में सेट लगा था पनवेल में, और उन्होंने मुझे कहा, मुझे ना सब ट्रेनिंग व्रेनिंग हो चुकी थी, वर्कशॉप्स हो चुकी थी, मैंने सब तैयारी कर ली थी फिल्म की पूरी, लेफ़्ट राइट सेंटर सब, पूरी स्क्रिप्ट याद थी, सब चीज़ें थी। तो उन्होंने मुझे कहा था, मुझे ना हिमांशु 60% एक्टर चाहिए, लेकिन 100% ह्यूमन बीइंग चाहिए, मुझे उल्टा नहीं चाहिए। मुझे याद है ये बात, और आज 20 साल हो गए इस बात को, ये भी आज तक ज़हन में है कि कलाकार 60-70% भी चल जाएगा, लेकिन इंसान 100% होना चाहिए। और शायद यही एक रीज़न रहा कि इतने सालों तक मैं काम करता रहा। जब तक मुझे लगता है मैं करना चाहता था, ईश्वर ने कभी काम की कमी नहीं दी। वो बात अलग है, मैंने एक टाइम पे छोड़ी चीज़ें या छूट गई, बट अदरवाइज़ उनके साथ की टीचिंग्स, क्योंकि राजपाल थे उस फ़िल्म में, राजपाल वाज़ वेरी पॉपुलर दैट पॉइंट ऑफ टाइम, शक्ति कपूर, विजय शेर जी, शीला डेविड जी, काफ़ी सारे लोग थे, कॉमेडी फ़िल्म थी, बट नहीं बनी, मतलब रिलीज़ नहीं हुई, बनी तो पूरी, बट ड्यू टू सम इश्यूज़ दैट हैपेंड बिटवीन इंटरनली, बट बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस। उन्होंने बहुत इज़्ज़त भी दी, बहुत रिस्पेक्ट दी। हिमांशु, जब आप एक वो परवान चढ़ जाता है सपना आपका, आप देख रहे होते हैं कि फुल फ्लेजेड एक फ़िल्म बन रही है, आपके आस-पास वालों को भी पता होता है, एक माहौल बन जाता है और वो फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो पाती। उस समय कैसा माहौल था? दिल टूटा, उसको कैसे जोड़ा आपने? बुरा तो लगता ही है, आपने 1 डेढ़ साल लगाया फ़िल्म के अंदर और आप इंतज़ार ही कर रहे हो, अभी रिलीज़ होगी, अभी ऑडियो रिलीज़ तक हो गया था। मुझे याद है बॉबी देओल सर का एक रेस्टोरेंट होता था फन रिपब्लिक के ऊपर बहुत साल पहले, वहाँ बाकायदा ऑडियो रिलीज़ हुआ। फ़ोटोग्राफ़र्स आए, मिथुन सर भी आए थे, उनका बेटा मेमो भी आया था, क्योंकि अगली फ़िल्म वो कर रहे थे डड्डू सर के साथ, जिमी शायद फ़िल्म थी, उसका नाम था। तो बहुत कुछ हुआ, बट इट डिड नॉट रिलीज़, एंड वो फिर रिलीज़ कैसा था कि वो प्रोड्यूसर्स कहते थे अगले महीने, अगले महीने, अगले महीने करते 1 डेढ़ साल निकल गया। फिर मुझे याद है मेरी मॉम ने कहा था, बेटा काम करने आए हो, काम करो। तो अगर फ़िल्में नहीं मिल रही, फिर एक और फ़िल्म भी साइन की थी, वो भी शुरू नहीं हुई। फिर 2007 की बात है, फिर वो ज़ी नेक्स्ट शुरू हुआ था, नया टेलीविज़न चैनल ज़ी का, यूथ बेस्ड शो था, 23-24 साल उम्र थी। तो हमने सोचा, मॉम ने कहा, कोई नहीं काम करो, टेलीविज़न ही सही। तो उस समय मन नहीं था टेलीविज़न करने का, क्योंकि आपने सपना फ़िल्मों का देखा था, बट फिर टेलीविज़न शुरू किया। फिर वो टेलीविज़न जब शुरू हुआ तो एक शो से दूसरा करते-करते 12, 13, 14, 15, मुझे याद है कितने सारे शोज़ कर लिए बैक। हिमांशु, जब आप एक वो सोच के आते हो और आपने प्रॉपर वो इतने हज़ारों लोगों के बीच में फाइनलिस्ट बनते हो, ज़ी सिने उस समय पहला आपका बहुत बड़ा पहला शो, सीज़न उस था समय और का बहुत बड़ा सबसे शो। बड़ा, और वो अपने आप में अलहदा शो था। जी। मतलब वहाँ पर डांस, एक्ट, आपको हर तरीके से जो एक हमारे स्टार। जजेस भी बहुत हाँ, बड़े-बड़े, गीता महेश कपूर, हाँ, महेश मान मांजरेकर, बिल्कुल सही। लेट सतीश कौशिक, सतीश महेश कौशिक जी, मांजरेकर, केन घोष बहुत बड़े थे उस समय, जी, फिदा आ चुकी थी, इश्क आ इवन चुके थे। शामक डवर और शामक वाज़ गीता देयर, कपूर यस। जी, ये सब लोग थे शामा, उसमें। गीता कपूर, पप्पू मालू, देन वी हैड गणेश आचार्य, अहमद खान, बहुत बड़े सब कोरियोग्राफर, सब।
और वो Vikram Fadnis was designing our clothes at that point of time, yes. उन सब के बीच में से आप अपने फाइनलिस्ट बनते हो और फिल्म भी मिलती है राज सिप्पी जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ। वहाँ से आपको पता रहता है कि अब लाइफ अलग लेवल पे जाने वाली है। लेकिन जहाँ आपको डेस्टिनी में कुछ लिखा होता है अलग और वो वहाँ से गाड़ी उस तरीके से आगे नहीं बढ़ती, फिर टीवी की दुनिया में आते हो। कैसे वहाँ पर वो जो एक मन था, इतना वो बड़ा नाम करने का जो शुरू से रखा हुआ था, टीवी की दुनिया में आके क्या रियलिटी चेक मिला? थोड़ा-सा थोड़ा-सा मीडियम बहुत अलग है, क्योंकि फ़िल्म में क्या होता था, समय भी था, सीन की तैयारी भी होती थी, सीन बहुत सही तरीके से, क्योंकि फ़िल्म के लिए हम पैसे देते हैं। 300-400 रुपए देते हैं, आप थिएटर में देखने जाते हैं, 2 घंटे की फ़िल्म होती है। टेलीविज़न 40 मिनट का, या उस समय भी 25 मिनट का एपिसोड होता था, रोज़ बनना है, मंडे टू थर्सडे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे। तो बैक टू बैक सीन्स, बैक टू बैक सीन्स, बैक टू बैक सीन्स। और कुछ सवाल पूछे जाएँ तो उनके जवाब नहीं मिलते थे। किसी किरदार के बारे में थोड़ी बहुत ऊपर-ऊपर की बातें। बस यही होता था कि सभी कहते थे टेलीकास्ट जाना है, टेलीकास्ट जाना है, ज़्यादा सवाल मत पूछो। तो मुझे लगता है फिर पहले कुछ महीनों में समझ में आ गया था, सवाल पूछने वाला मीडियम है नहीं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ किसी के पास समय नहीं है, क्योंकि हर कोई मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे में उलझा हुआ है। फिर एक सीन के बाद दूसरा, बैक टू बैक टू बैक टू बैक टू बैक। हाँ, लेकिन उससे सबसे खूबसूरत बात ये हुई कि आप ना मेंटली बहुत टफ़ हो जाते हो। वो इतनी टफनेस आ गई कि कोई चल रहा है कैमरे के पीछे से, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कहीं शोर मच रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आप अपने क्लोज़अप के लिए बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल सहज हो जाते हो कंप्लीटली। यू आर सो लेज़र शार्प फ़ोकस, एंड आपका को-स्टार आपके साथ है, नहीं है, वो कहीं गया हुआ है, उसका डुप्लिकेट लगा हुआ है, या आप सिर्फ़ क्लोज़अप दे रहे हो ब्लैंक वॉल पे, या वो सारी चीज़ें आप अपने किरदार को, जो आपको समझ में आता रहता है, वो आप छोड़ते नहीं हो। एक और खूबसूरत चीज़ टेलीविज़न की ये होती है कि आप लीनियर में शुरू करते हो टेलीविज़न, कभी नॉन लीनियर शुरू नहीं होता। फ़िल्म हमेशा नॉन लीनियर शुरू होती है कि आप 65th सीन पहले कर रहे हो, फर्स्ट सीन छूटा हुआ है क्योंकि लोकेशन अभी ये मिल गई है, फिर आप 30th सीन करते हो, फिर आप 82nd सीन करते हो, फिर आप 40th करते हो, फिर आप 25 दिन के बाद फर्स्ट सीन करते हो। यूजुअली इसी फर्स्ट सीन लीनियर तो नहीं शुरू होता फ़िल्म में, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा सीन बाद में होता है जब तक सब लोग सुर में आ जाते हैं। टेलीविज़न की सबसे खूबसूरत बात होती है, जो एक्टर के लिए बड़ा अच्छा हो जाता है, कि सब चीज़ें लीनियर हैं। आज पहले लम्हे से सब कुछ शुरू होगा तो उस किरदार की समझ और ज़्यादा बारीक हो जाती है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ रही। और फिर बहुत साल किया, समझा, महसूस किया, वहाँ पे भी अवार्ड फंक्शंस हुए, वहाँ पे भी अवार्ड मिले भागों वाली के लिए, जो शो था ज़ी टीवी पे, बहुत सारे शोज़ भी किए, एप्रिसिएशन भी मिली। और वो मीडियम भी वही था उस समय, फ़िल्मों का तो सोचा ही नहीं था, फिर तो छूट गई फ़िल्में जब टेलीविज़न में वो गए, कि फिर तो सरेंडर था, पूरा समर्पण, कि अब हमने तो समर्पित कर दिया, अब ईश्वर चाहेंगे तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, उसमें क्या दिक्कत। हिमांशु, जब नाम हो जाता है टीवी में, अवार्ड्स मिल रहे होते हैं, पैसा अच्छा खासा होता है और लगातार काम हो रहा होता है, क्योंकि जब एक फेस बन जाता है ना टीवी का कोई, तो इस चैनल से उस चैनल में वो आप वही सेट जो फेस होते हैं उनको लेना चाहते हैं। और माशाल्लाह आप अच्छे दिखते हैं, एक्ट अच्छा करते हैं, एक समझ है और ठहराव है, तो वो होता ही है। उस कंफर्ट ज़ोन से निकलना, उस थोड़ा-सा एक ग्रीड से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे तोड़ा उसको? मुझे ऐसा लगता है कि नियति ना बहुत बड़ी चीज़ है। अम, जब मैं फ़िल्में करना चाहता था तो ईश्वर चाह रहे थे कि मैं ये फ़िल्में नहीं रिलीज़ होंगी। अभी पहले तो टेलीविज़न कर, जीवन भर का तजुर्बा हासिल कर, मेंटली टफ़ हो जा, मेंटली एक्सपीरियंस कर ले सारे किरदार अलग-अलग सब चीज़ें। और उसके बाद जब मैंने इसको बिल्कुल समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया कि चलो ईश्वर चाह रहे हैं टेलीविज़न, ये यूनिवर्स चाह रहा है टेलीविज़न, तो टेलीविज़न ही सही। और उसके बाद वो रियलिटी शो हुआ नच बलिए, फिर हम लोग जीते हमों के साथ। फिर खतरों के खिलाड़ी हो गया, फिर एक और शो किया डॉक्टर रोशनी। और फिर पता नहीं, जैसे मैंने ख़त्म किया कुछ 6 महीने के बाद या 5 महीने के बाद, मैंने सोचा नहीं था कोई फ़िल्म मिलेगी। फिर वजह तुम ऑफ़र हो गई मुझे टी सीरीज़ की, जो विशाल पांड्या ने डायरेक्ट की। पता नहीं, विशाल से मुलाकात हो गई थी, पहले से जानते थे, उसने कहा ऐसे एक रोल है तो करेगा? मैंने कहा ऑफ़ कोर्स फ़िल्म करेंगे अगर बुलाओगे तो। तो कोई टेस्ट भी नहीं हुआ, कोई स्क्रीन टेस्ट नहीं, ही जस्ट लॉक्ड मी एंड ही सेड शूट करेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो अपने आप ही हो गया। हाँ, वो बात अलग है कि 2016 में फिर अचानक से जब वो वजह तुम ख़त्म हो गई, तो फिर एक नया मोड़ आया जीवन के अंदर, जहाँ पे एक्टिंग भी छूटी कई सालों तक। खैर वो एक अलग चीज़ है। बट मुझे लगता है इट्स ऑल डेस्टाइन्ड, कि मैं अब वो मुझे भी नहीं पता, मैं करना फ़िल्में चाहता था, फिर टेलीविज़न हुआ, फिर जब सोचा कि पता नहीं फ़िल्में मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, हम अपना काम करते चले जाते हैं, बस इतना ही रहा इस दौरान।
मेरे टीचर्स ने बड़ी अच्छी बात कही थी, जो एक्टिंग टीचर्स हैं, आज भी हैं, 20 साल हो गए। इसे टेलीविज़न में जा रहे हो बेटा, बस कंप्लेसेंट मत होना। बस ये मत सोचना क्योंकि रोज़ के पैसे मिलेंगे, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। जस्ट बी वेरी, वेरी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट टू योर आर्ट। ये मत सोचना कि पैसे मिल रहे हैं तो कोई भी लाइन बोल दो, कैसे भी बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन देख रहा है, आज एपिसोड आएगा चला जाएगा। कब, कहाँ, कौन, कैसे आपको ऐसे चैनल फ्लिप करते देख ले पता नहीं, और उस 10 सेकंड में अगर आपने अपनी कला से उसको रोक लिया, और वो 10 सेकंड की, पेंटल सर ने बहुत पहले कही थी मुझे बात, कि अगर 10 सेकंड में रिमोट चेंज करते समय किसी ने आपको देख लिया और वहाँ पे रुक गया, तो इससे बड़ी कोई कला की जीत नहीं है या एक्टर की जीत नहीं है। तो आपको हर फ्रेम में जब बी वेरी, वेरी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट टू दैट। तो मुझे लगता है ये हमेशा रहा। चाहे जितना भी किया, जो भी किया, जैसे भी किया, अपने साथ पूर्ण संपूर्ण उसको दे के किया, शायद उसी का फल होगा जब ईश्वर का लगा होगा। ये ब्रह्मांड मुझे लगता है देखता है आपको। वो देखता है कि जब आपकी डिज़र्विंगनेस बढ़नी शुरू हो जाती है ना, तो कहते हैं हाँ, अब ये तैयार हो गया लड़का या लड़की जो भी है, तो इसको उठाओ, अब इसको कहीं और उठा के डालते हैं, जिसका समय आ गया। तो शायद ऐसे कुछ है मुझे लगता है। तो मुझे भी ऐसे उठा के, क्योंकि मैंने उसके लिए कोई ख़ासा मेहनत की नहीं, वो अपने आप ही पाथ्स इंटरसेक्ट हुए, अपने आप ही विशाल ने बोला और अपने आप ही वो फिल्म शुरू अ, 2016 एक छोटा वक़्फ़ा आपने ब्रेक के बारे में हो गई। जी। बताया। इट्स वेरी पर्सनल, अगर आप नहीं, बताना मुझे कोई चाहें? दिक्कत नहीं, हाँ, तो पर्सनल मेरी लाइफ़ तो ओपन हाँ, बुक है। अगर बताना चाहें कि क्यों वहाँ पर एक ठहराव वो रुकावट क्यों आई? हाँ, वो भी जीवन मुझे लगता है, अगेन ईश्वर चाह रहे थे कि कुछ नया सीखना, बहुत गहरा कुछ बाकी रह जाएगा। तो उसको भी मैं, उस रास्ते को भी शायद मैं पूर्ण संपूर्ण कर लूँ। 2016 अगस्त-सितंबर की बात है, ये वजह तो वो ख़त्म हो चुकी थी। एक पायलट एपिसोड था ज़ी का, जिसके लिए मुझे अप्रोच किया गया, और जैसे वो एक था टाइगर, जो फ़िल्म आई थी, रविंद्र कौशिक जी के ऊपर कहानी थी, इंडियन स्पाई इन अ पाकिस्तान आर्मी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, और मैंने टेस्ट दिया, उनको पसंद आया, पैसे-वैसे तय हुए। उन्होंने कहा चंडीगढ़, अमृतसर, नाभा जेल, सब जगह शूट करेंगे, और एक कहानी है 20 साल के लड़के से लेकर 55 साल के लड़के, मतलब पूरी कहानी है। तो बहुत कमाल का रोल, यूजुअली टेलीविज़न में आपको ऐसा मिलता नहीं है रोल, और इसके फिर फाइनली एपिसोड्स बनेंगे। अभी हम पायलट एपिसोड शूट कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ख़ासा मेहनत मुझे लगता है, कि आपको 20 साल का भी प्ले करना, 55 साल का बूढ़ा भी प्ले करना है, बीच में एक्शन भी है, फाइट सीक्वेंसेस भी हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग भी चल रही है। तो ख़ैर वो कंप्लीट किया मैंने, फिर मैं आया, और आने के बाद समवेयर आफ्टर गणपति इन सितंबर 2016, अगस्त और सितंबर मुझे याद नहीं, कि मेरे प्रोड्यूसर्स का फ़ोन आया। आई वाज़ इन द लिविंग रूम एंड दे सेड हिमांशु, वो ना पायलट हमने जो शूट किया था, वे शेल्फिंग इट, उसको बंद कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे नहीं, वो चैनल को कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, अब हम रीशूट तो नहीं कर सकते, दोबारा वापस जाके पूरे क्रू को लेके जाना, तो वी आर शेल्फिंग द प्रोजेक्ट। तो बस काफ़ी बुरा लगा। फिर अम्मू आई, मुझे याद है, बाहर से, और उसने पूछा कि क्या हुआ है, एंड आई टोल्ड हर कि ऐसे-ऐसे हुआ है। तो शी स्टार्टेड क्राइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड शी सेड तुम में ना कुछ और भी है, जो बाहर नहीं निकला है अभी, वो मैंने देखा है इतने सालों में, बिकॉज़ आई बीन विद यू, और थोड़ा बहुत नच में लोगों ने देखा होगा। तुम उसको बाहर निकालो, तुम एक्टिंग करना चाहते हो करो, विच इज़ ओके, बट देयर समथिंग मोर विच इज़ डीप इनसाइड यू। तुम कुछ सेशंस वगैरह करो, लोगों से मिलो, बातें करो। तो मैंने कहा क्या करूँ? कह रही वो मुझे पता नहीं, वो तुम डिसाइड करो। तो उस रात आशीष कुछ पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं कुछ तो बदल गया उस रात, एंड आई सेड चलो करते हैं। तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, वही गौरव जो मेरा बचपन का दोस्त है, जिसने यू कैन विन किताब दी थी। तो मैंने कहा ऐसे-ऐसे कुछ सेशंस करेंगे, तो उसने, तो ख़ैर 1 हफ़्ते बाद की दिल्ली की टिकट थी, एंड देन आई रियलाइज़ कि करेंगे क्या? तो मैंने ये तय किया आशीष कि मैं ना कोई लेक्चर नहीं दूँगा, कोई ज्ञान नहीं बाँटूँगा, बस मैंने जो सीखा है जीवन में, उस सारे एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा। तो इसलिए उसका नाम फिर शेयर एंड ग्रो रखा गया, और एक इनिशिएटिव शुरू किया गया, शेयर एंड ग्रो इनिशिएटिव। वो उसका फिर सेशन जब मैंने शुरू किए, पहला सेशन किया तो मैंने याद है, मैंने कॉल बैक किया था अम्मू को, एंड आई सेड आज मुझे ना जो मैं करके आ रहा हूँ उसके आगे एक्टिंग बहुत छोटी लग रही है मुझे, कि आई एम जस्ट टचिंग पीपल डायरेक्टली, आई एम टॉकिंग टू देम, आई डोंट नो, मे बी गॉड इज़ ब्लेस्ड विद सम पावर टू कनेक्ट टू देम और टू हील देम, आई डोंट नो, समथिंग इज़ देयर। तो वो बस शुरू हो गया। फिर उसके बाद तो दिन रात 24 घंटे, 365 डेज़ फॉर 6 ईयर्स टिल 2022 आई वॉज डीपली इन्वॉल्व विद शेयर एंड ग्रो। यहाँ तक कि शेरशाह के सेट पे भी मैं शेयर एंड ग्रो की वीडियोज़ बनाता था। गली गुलियाँ प्रोड्यूस की थी मनोज बाजपेयी जी के साथ 2018 में, LA वेगस में जाके मैं वीडियोज़ बनाता था। फितूर था, बहुत बड़ा वाला फितूर, इतना
आई फेल्ट शेयरिंग ग्रुप पोजेस्ड मी। मतलब एक होता है you think of an idea, sometimes the idea takes over you, and it just took over me, and it took me, और फिर obviously the whole spirituality, the whole गीता, अष्टवक्र गीता, बहुत सारी चीज़ें, शास्त्र पढ़ना, उपनिषद पढ़ना, किताबें पढ़ना, लोगों को सुनना। मैंने एक्टिंग का कुछ ना देखा उस दौरान, बहुत सारे शोज़ को, बहुत सारी चीज़ों को मना भी किया। बीच में एक हम चार करके फिल्म राजश्री की और एक शेरशाह हो गई, शायद तुक्के से हो गई। शेरशाह तो टेस्ट से हुई थी, बट शायद ईश्वर ही चाहते होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ खासा तैयारी मेहनत नहीं की थी। मैं तो पूरा शेयरों ग्रुप में इन्वॉल्व था उस समय। ये जो एक्टिंग की दुनिया है, मुंबई, जहाँ आप अपना सब कुछ छोड़ के आए हो, वहाँ एक सपोर्ट सिस्टम अमृता के जैसा मिलना, जो आपके अंदर के वो चीज़ को देख पाए, जो दुनिया को जिसकी ज़रूरत है। शरण ग्रो आपने ऐसा किया है जिससे एक एम्पैथी के साथ-साथ बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिली है। बहुत सारे लोगों के जो खुद के दुःख हैं, कष्ट हैं, बहुत सारी चीज़ों का उसमें सॉल्यूशन मिला है। तो ये अपने आप में बड़ी चीज़ होती है, ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिलना मुश्किल होता है। हाँ, शी इज़ बीन अ मिरर। आई थिंक दर्पण दिखाता ना जो इंसान, मैं इसलिए कहता हूँ कि जो भी आपके साथ है, आपके परिवार का हिस्सा है। अमू तो ऑफ कोर्स आई नो हर सिंस 21 ईयर्स नाउ। वो जब हम ज़ी दोस्त, सिने में आप जी दोनों सिने मिले से थे? जब हम दोस्त बने, फिर लवर्स, फिर ऑब्वियसली शादी हुई, सब चीज़ें। बट मुझे लगता है प्रेम का, जब किसी से बहुत गहरा प्रेम होता है, प्रेम का शायद सबसे बड़ा सर्वोच्च मकसद ये होता है कि आपको दर्पण दिखाना, कि जो आपको आपके करीब पहुंचाना। तो उसने, मुझे याद है उस लम्हे में, पता नहीं क्या सोच के, क्या समझ के ईश्वर ने उसको क्या कहा, और उसने वो कह दिया। उसके बाद आई थिंक लाइफ पलट गई। और हिमांशु ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि एक्टर के तौर पे ना एक इंटरनली आपकी खुद की लड़ाई चल रही होती है। उसमें आप दूसरे को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पति पत्नी है तो वो हमेशा, वो हर किसी की लाइफ में वैसे ही रहेगा। वो कभी सपोर्ट सिस्टम रहेंगे, कभी एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन गैप आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो डिपेंड करता है कपल किस तो तरीके जीवन से। है, बहुत सारे हाँ, उतार चढ़ाव तो होने ही होने हैं, खैर। लेकिन अपनी खुद की लड़ाई को दरकिनार करते हुए और ये समझना कि हिमांशु को इस समय किस चीज़ की ज़रूरत है या क्या वो सही कर सकते हैं, या जैसा कि आपने उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें की होंगी, ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। ये तो आई डोंट नो, मे बी व्हेन टू पीपल आर अलाइंड इन लाइफ, दैट्स हाउ इट हैपेंस, आई थिंक, आई और फील। मुझे थोड़ा, आपको भी खौफ होता है कि नहीं? मैं कई सारे इंटरव्यूज़ आपके देख रहा था, उसमें कई बार ना वो कंपैरिज़न, वो उस सब चीज़ें तरह, होती हैं, तो आई मुझे नो। थोड़ा-सा ये मुझे लगता है कि हर किसी की एक अपनी जर्नी है और आप आई बहुत नो। अच्छा कर रहे हो। बस और बस ये एक्चुअली, अगर अगर ईश्वर जिन सबको समझ दे दें तो शायद ये सवाल ही ना आए। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आशीष। ये तो ये तो बड़ी, मतलब ये और तो बहुत बेसिक है। दूसरा मुझे लगता है कि हाँ वो जी। जो ये जो एक्टिंग की दुनिया है, जी। इसके अलावा जो आपके अंदर जो चीज़ें हैं, हुँ, जैसे शेयर एंड ग्रो, हुँ, इसके बारे में लोगों को कम पता है। इसको हुँ, सेलिब्रेट करना इम्पोर्टेंट है, हुँ। क्योंकि इस मुकाम पर आके एक इस इंडस्ट्री में एक रिप्रेजेंटेटिव हो हम लोग के बीच के आप, और वहाँ से वापस जाके आप आम लोगों के लिए कुछ कर रहे हो शेयर एंड ग्रो के थ्रू, ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। इसको हम किसी भी जीत से या किसी भी मुकाम से, किसी चीज़ से तौल नहीं सकते। थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। और वो पता क्या होता है, वो ऐसा होता है कि आप ना खुद को ढूँढ रहे होते हो, और आपने अपने जीवन में बहुत गलतियाँ की हैं, बहुत उतार-चढ़ाव आए हैं। वो बहुत मैंने एक बार अपने टीचर से पूछा था, एक्टिंग टीचर से। मैंने कहा, ये शेयरिंग ग्रुप क्यों शुरू हो रहा है? जब ये शुरू हो चुका था, और मैं क्यों इसमें ऐसे बिल्कुल ही कंप्लीटली अब्ज़ॉर्ब होता जा रहा हूँ? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। तो उन्होंने कहा था ना, करुणा भाव है हिमांशु। ये एम्पैथी से आता है, ये कंपैशन से आता है। ये जब एक्टर बहुत डीपली अपने अंदर घुस जाता है, तो उसका ना सारे कुछ कुछ खुल जाता है। और वो जो खुलता है, वहीं से कंपैशन, वहीं से करुणा भाव, ये एक्टर की बहुत डीप सतह में, डीप डेप्थ में जाके आता है। तो जब करुणा आ जाता है, करुणा भाव आ जाता है, तो वो ना फिर आपको भेदभाव ख़त्म हो जाते हैं हर प्रकार के, कि कौन किस तबके का है, कौन कौन से कास्ट का है, कौन से रिलीजन का है, कौन सा क्या है, सब एक बराबर हो जाता है। और फिर आपको ना चाहते हुए भी, आप इग्नोर भी करना चाहो तो इग्नोर नहीं कर पाते। वो सारी चीज़ें आपको दिखती हैं, महसूस होती हैं, और फिर जो आप कर सकते हो, आप वो कर देते हो। हर बारी हम भी बहुत, मैं अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस करता हूँ कई बारी। बस यही होता है कि जितना मैं कर सकता हूँ उतना हो गया, उतना कर देता हूँ, बाकी ईश्वर मालिक। ये किसी भी एक्टर के लिए ना सबसे कोर यूएसपी है उसकी, करुणा, एम्पैथी, सेंसिटिव होना। ये मतलब अगर आपके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है तो इससे बड़ी चीज़ हो नहीं सकती। आई थिंक इट्स द ग्रेस ऑफ गॉड, क्योंकि ये तो, मैं इसके बारे में क्या कहूँ, मैं तो अपनी जर्नी पे था।
बीच रास्ते में पता नहीं ईश्वर ने कुछ चीज़ें पलट दी हैं, वो शायद मुझे भी नहीं पता, वो किताबों से आई, ज़िंदगी के थपेड़ों से आई, सब चीज़ें हुई हैं उसके अंदर, उलट-पुलट। ऑफ़ कोर्स पापा की डेथ भी हुई, मेरे बर्थडे पे वो भी हुआ, उसके बीच में और भी चीज़ें हुई, होती रहती हैं, उतार-चढ़ाव तो होने ही हैं जीवन के। बहुत सारे शोज़ आप चाहते हो कि हिट हो जाएँ, नहीं हिट हुए, फ्लॉप हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। शायद वो सारी चीज़ों का एक मिश्रण होता है कि आपके अंदर कुछ खुल जाता है फिर, और जब खुल जाता है तो मुझे लगता है फिर वो एक फिर वो फिर वो एक्चुअली इट बिकम्स लाइक अ ब्यूटीफुल फ्लावर। वो एक्चुअली बहुत सेंसिटिव हो जाता है। शेयर एंड ग्रो के बारे में थोड़ा और इलॉबरेट करो, क्योंकि हुँ। बहुत कम इसके बारे में बात होती है। हुँ। और ज़्यादातर लोग जब भी आपसे बात करते हैं, मैंने देखा है आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपके हाँ, वो काम पे, बहुत वो सारी सब पे, चीज़ें। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है आपकी लाइफ का। हाँ, वो 6 साल तो बहुत डीपली आई वाज़ इंटू इट। मतलब कम से कम आशीष, मुझे लगता है आज की डेट में भी ना 2 से 3,000 वीडियोज़ होंगे सोशल मीडिया पे मेरे, जिसमें क्योंकि 3-3 4-4 वीडियोज़ रोज़ जा रहे हैं, सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे, दोपहर को 2 बजे वीडियोज़ जा रहे हैं, ग्राफ़िक्स जा रहे हैं, टीम्स हायर हो रही हैं, एडिटर्स हायर हुए हुए हैं, बैक टू बैक वीडियोज़ बन रहे हैं, पॉडकास्ट जहाँ बैठे हैं मैं वहाँ पे भी बैठा हूँ, 60-70 एपिसोड टॉक शोज़ किए हैं सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ, सारे मेरे दोस्तों के साथ, सब चीज़ें की हैं। बस वो धुन ऐसी थी कि यार कुछ जानना है, कुछ समझना है, वो सीकिंग समथिंग वेरी डीपली, कि मुझे ना अपने आप को समझना है। और मुझे, और ऐसा होता है ना, आप उस जर्नी पे होते हो, तो आप मिलते हो लोगों से, आप चाहते हो कि कहीं से कोई आपको सिरा मिल जाए कि आप खुद को जान पाओ। तो सबसे मिलना, 2-2 3-3 घंटे बातें करना, वेब सेशंस करना, कम से कम 500-600 वेबिनार्स किए हैं कोविड के टाइम पर, कोविड के बाद भी ग्रुप सेशंस हुए हैं बहुत सारे, लोगों से बातें की हैं। बहुत कुछ हुआ है उसके दौरान, मतलब हर टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो आपका ओवरथिंकिंग है, उसके ऊपर बड़े-बड़े नोट्स लिखे गए हैं, फिर उनको बताया गया है, बैक टू बैक समझाया गया है, फ़ॉरगिवनेस के ऊपर, लव के ऊपर, प्रेम पे कितने सेशंस हुए हैं। होते रहते हैं, अभी भी बहुत सारे शेयर एंड ग्रो के पार्टिसिपेंट्स हैं, और ये सब फ्री था। ऑलमोस्ट 6 साल तक जो भी हुआ, और इसमें बहुत सारी चीज़ें गई भी, सेविंग्स वेविंग्स भी काफ़ी गई, मैं काम भी नहीं कर रहा था, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हुए काफ़ी सारे। बट ठीक है, मुझे लगता है, और मैं वहाँ पे ना बहुत प्योरिटी रखना चाहता था, इसलिए मैं पैसा चाहता नहीं था कि पैसा यहाँ पर आए। ये धंधा नहीं है मेरा, ये बिज़नेस नहीं है, और मुझे यहाँ से पैसे नहीं कमाने, मुझे मुझे बस कुछ महसूस करना है बहुत डीपली। क्या तो ढूँढ रहे थे और क्या मिला आखिर में? जो कि अभी ढूँढ, भी चल हाँ, रहा आई है। नो, मैं ये कहने वाला था, हाँ, ढूँढ तो खुद को ही रहा था। हाँ। मुझे लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम किसी और की मदद कर रहे हैं, उसको हील कर रहे हैं। लेकिन आशीष, हम किसी की मदद नहीं करते, हम खुद को हील करते हैं। ये मुझे समझ में आया, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है, उस गिवन प्रोसेस में, म्यूचुअल गिव एंड टेक में शायद कुछ हो सकता है, बट मुझे बाद में समझ में आया, मैं जो भी ग्रहण कर रहा था जीवन से, इतना सब कुछ ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, लेकिन खुद को खाली करना भी ज़रूरी है। तो शेयर एंड ग्रो में खाली हुआ वो सब। मिसेस इंडिया सेशंस हुए, दुबई में सेशंस हुए, कॉर्पोरेट सेशंस हुए, लोगों ने कहाँ-कहाँ नहीं बुलाया, मैं 2-2 घंटे, डेढ़-डेढ़ घंटे लोगों से बातें कर रहा हूँ, पोडियम पे जाके स्पीचेज़ दे रहा हूँ, पचासों चीज़ें हो रही हैं। बट ये खुद को खाली करने का प्रोसेस था, और जो मिलना था, मुझे लगता है वो तो ऑफ कोर्स इट्स वर्क इन प्रोग्रेस, वो चलता रहता है। बस यही है कि आप खुद के करीब तो पहुंच जाते हो। अब आपकी जो आपको समझ में आ जाता है कि ये सारा ना, ये सब, ये है मोह माया। ये है मिथ्या। वो कहते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसे हम दुनिया को देखते हैं वैसे ही दुनिया है। तो ये एग्ज़िस्ट ही तभी करता है जब मैं यहाँ पर हूँ। मैं यहाँ से ढह जाता हूँ तो सब ख़त्म हो जाता है एक लम्हे में ही। तो यू आर द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, आई एम ब्रह्मास्मि जिसे कहते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने महसूस की हैं, बहुत डीपली महसूस की हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा, मुझे लगता नहीं कि किसी भी चीज़ को इतना तवज्जो देता हूँ। मैंने जीवन को छँटते हुए भी देखा है, ख़त्म होते हुए देखा है, और धीरे-धीरे जब आप बहुत डूब जाते हो, तो कुछ हद तक मृत्यु का भय भी ख़त्म हो जाता है। वो इसलिए ख़त्म हो जाता है क्योंकि आपको पता है ये तो होना ही है, ये इनेविटेबल है। बहुत सारे लोग कहते हैं द कॉज़ ऑफ डेथ कुड बी एक्सीडेंट, कुड बी दिस, कुड बी दैट। द कॉज़ ऑफ डेथ इज़ नॉट दिस, द कॉज़ ऑफ डेथ इज़ बर्थ। अगर जीवन मिला है तो मृत्यु मिलेगी ही मिलेगी। बाकी सब तो साधन है, ये तो होना ही होना है, ये तो तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो जो होना है वो तो होना ही है। अब वो मैंने तो डैड की भी देखी, वो गहरी नींद की तरह है, कभी एक लम्हे में सांस छूट जाती है, छूट जाएगी तो छूट जाएगी। लेकिन जितना जीवन है उसको संपूर्ण, पूर्ण जीना बड़ा ज़रूरी है। कला है, बहुत खूबसूरत है,
पहले कला थी जिसमें कला का इस्तेमाल किया जा रहा था खुद कुछ बनने के लिए, खुद के नाम, शोहरत, इज़्ज़त के लिए। I felt that I was using art for becoming famous, which is very selfish way. लेकिन जब 2022 में इतनी सारी समझ आई, सब चीज़ें, कला वापस जागृत हुई, तो मुझे समझ में आया कि वो कुछ करवाना चाह रही है। वरना मेरी ज़िंदगी में कला आती नहीं, मैं यहाँ बैठा ही नहीं होता। मैं अभी भी शेयरिंग रोय कर रहा होता। ये कला ने वापसी पलटी मारी है। वो मेरे ज़रिए कुछ करवाना चाहती हैं, दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट। और वो जो करवाना चाहते हैं वो करवा लेगी मेरे ज़रिए। तो जब तक होगा, जितना होगा, जहाँ तक होगा, ठीक है। अभी संपूर्ण समर्पण में, सो दिस बॉडी इज़ अ इंस्ट्रूमेंट बाय विच दिस आर्ट विल फ्लो। जो कोविड का पीरियड था वो सभी के लिए बहुत मुश्किल था और उस दौरान भी आप शेयर एंड ग्रो भी कर रहे थे और उस समय आपकी बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म शेरशाह भी चल रही हाँ, थी शेरशाह रिलीज़ हुई थी 2021 में, यस। 2021 के आसपास। कैसे शूटिंग, शेयर एंड ग्रो और अपनी खुद की मेंटल पीस को बरकरार रखा हुआ था? शेरशाह की शूटिंग 2019 में ख़त्म हो गई थी एक्चुअली, प्री कोविड, और 2020 15 अगस्त को रिलीज़ होनी थी, बट ऑब्वियसली कोविड हो गया तो 2021 12 अगस्त को रिलीज़ हुई। बट वो शेरशाह की शूटिंग, जैसे मैंने बताया, शूटिंग पे भी मेरी ऑब्वियसली मुलाकात निकेतन से हुई, प्रणय से हुई, अतुल से हुई, शिव पंडित था, सिद्धार्थ, कियारा, और मैं तो वहाँ पे जाके भी रूम में वीडियोज़ बना रहा था। ऑफ कोर्स हम शूटिंग तो करते थे। तो सिड ने भी मुझे कहा था, यार यू रियली मेक गुड वीडियोज़, आई वुड वांट टू सी देम वंस। उसने आई एम श्योर देखे भी होंगे, बट उसके बाद तो खैर कोई बात नहीं हुई। बट फिर जैसे कोविड लगा, फिर तो सब काम ही बंद हो गया था 1 डेढ़ साल के लिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है। बट फिर उसके बाद फिर वही शेयर एंड ग्रो। कोविड के दौरान सेशन शुरू हो गए थे क्योंकि लोगों को उसकी ज़रूरत थी। पीपल वर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ एंड आई फेल्ट दैट गॉड हैज़ गिवन मी द कैपेबिलिटी, तो व्हाई नॉट लेट्स डू इट, व्हाई नॉट लेट्स टॉक टू देम। और फिर करते बहुत सारे सेशंस किए। शेरशाह के बाद ऐसा लगता था कि एक वो जो काम की जिस तरीके से आपको क्योंकि आपका काम बहुत अच्छा था, लोग पसंद भी कर रहे थे, तो और भी चीज़ें ऑफ़र्स आने चाहिए थे। हालाँकि मुझे लगता है कि जिस तरीके के ऑफ़र आए, वो किस मतलब आपको पसंद आए या नहीं आए, क्योंकि ये साल जो है, उस साल हमने आपका देखा कि एक तरफ केसरी वीर रिलीज़ हुई, राणा नायडू आई है पार्ट 2, दोनों में ही अलग तरीके का किरदार, अवतार आपका और जो एक परसेप्शन जो कि हम बात भी कर रहे थे कि इंडस्ट्री एक परसेप्शन, एक चश्मे से आपको देखती है, वो सबको तोड़ते हुए एक अलहदा किरदार में आप दिखाई दिए। तो पहले तो मैं वो जानना चाहूँगा कि शेरशाह के बाद कैसे जर्नी बढ़ी और इस साल के ये जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे फिर। शेरशाह रिलीज्ड इन 2021 12th अगस्त। 2021 जुलाई में, जून में मैं एक शो साइन कर चुका था, टेलीविज़न शो जिसका नाम था, कई सालों के बाद टेलीविज़न शो। एक ही शो किया बीच में 5-6 साल में, क्योंकि मैं सब मना ही कर रहा था। तो वो शो का नाम था चीकू की मम्मी दूर की, ऑन स्टार प्लस, जिसमें परिधि शर्मा मेरी बहुत ख़ासा दोस्त, और एक छोटी सी बच्ची वैष्णवी, शी वाज़ प्लेइंग माय डॉटर इन दैट। और मुझे लगता है वो शो जब मैंने शुरू किया, उस शो से कुछ पलटा मेरे अंदर। शायद वहीं से कला जागृत हुई, क्योंकि वो भी शो मैं 2 बार ही ठुकरा चुका था, मैं मना कर चुका था, मैं नहीं करना चाह रहा था, मुझे लगा क्या ही करना है। बट वो मेरे क्रिएटिव थे एक जागरूक करके, तो उन्होंने कहा नहीं, यू फिट द पार्ट एंड दे वांट यू एंड दे लाइक यू। तो फाइनेंशियल भी कुछ चीज़ें चल रही थी ज़हन में, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं, टेलीविज़न है। और जैसे ही मैं उस शो में घुसा और जैसी चीज़ें शुरू हुईं, जैसी चीज़ें आगे बढ़ीं, आई थिंक समथिंग स्टार्टेड टू हैपन। आई स्टार्टेड फीलिंग समथिंग इज़ कमिंग बैक। आई कुड फील द fulfillment and the intensity of acting which I had not felt in the past 6 years, due to which I had left acting and Sharon Grow had come, because Sharon Grow में बहुत fulfillment मिलती थी। उससे पहले जो एक्टिंग के शोज़ कर रहे थे उसमें fulfillment नहीं मिल रही थी, बट 2021 में जब ये हुआ तो fulfillment मिली, और फिर शेरशाह भी रिलीज़ हो गई, और शेरशाह से भी एक वैलिडेशन मिली। फिर उसके बाद 5-6 महीने वो शो किया, 2022 फरवरी में वो शो ख़त्म हुआ। फिर वहाँ से सोचा कि अब क्या करना है? तो अभी सोचा कि अब शेयर एंड ग्रो विल हैव टू टेक अ बैक स्टेप। नाउ एक्टिंग कम्स इन द फोरफ्रंट, एंड देन शेयर एंड ग्रो को फिर हमने साइड में रखा। और फिर उसके बाद शुरुआत हुई मल्टीपल ट्रेनिंग्स, मल्टीपल वर्कशॉप्स की, जो 3 साल चली, जिसमें सारी एक्टिंग की न्यू टेक्निक्स, न्यू वर्कशॉप्स। आप सोचो, जिस उम्र में मैं हूँ, विच इज़ 42 नाउ, 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कोई इस मानेगा नहीं वैसे हाँ, 42। थैंक यू। बट मैंने फिर मतलब ये संपूर्ण सरेंडर के साथ हर वर्कशॉप में टू बिकम अ स्टूडेंट एंड टू अनलर्न एवरीथिंग दैट यू हैव लर्नड एंड लिविंग एवरीथिंग जो मेरे टीचर्स ने कहा, जो भी जितने भी नए टीचर्स मिले। आई डिड माइजनर विद राघव, आई डिड
रुपेश टिल्लू के साथ हम लोगों ने क्लाउनिंग की, साइकोफिजिकल की, इटालियन डायरेक्टर्स के साथ 3 प्लेस किए। उसके बाद माइकल चेकोव की, ब्रेख्ट की, स्टानिस्लाविस्की की, बहुत सारी एक्टिंग की टेक्निक्स। क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि हिमांशु, अब यहाँ से अगर आगे बढ़ना है तो पुराना सब छूटेगा, बिना पुराना छूटे आगे बढ़ा नहीं जाएगा। तो अपने आप को समर्पित करो, दोबारा से सीखते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्वायर वन। कुलविंदर बख्शीश जी जो माइकल केन से सीख के आए इंग्लैंड में, उनके साथ कुछ वर्कशॉप्स की, बहुत कुछ किया। कुछ मुझे लगता है कुछ छोड़ा नहीं शायद उसी का फल रहा कि जैसे जैसे फिर वो चीज़ें आप डूबते चले गए, फिर स्क्रीन टेस्ट शुरू हो गए, बहुत सारे नेटफ्लिक्स के शोज़ के टेस्ट हुए, हॉटस्टार के टेस्ट हुए, टेस्ट बुलाते गए लोग। फिर उसके बीच में कास्टिंग डे में अनमोल सर ने बुलाया मुझे राणा नायडू के लिए। वो टेस्ट में गया और एक टेस्ट में ही क्लियर हो गया, उनको बड़ा पसंद आया और वो कुछ डिफरेंट टेक मैंने उनको प्रेजेंट किया था। फिर अंशुमन सर जो क्रिएटर, फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं राणा नायडू के, मुझे याद है जब उनसे मुलाकात हुई, फर्स्ट थिंग ही टोल्ड मी, हिमांशु लवली ऑडिशन एंड इट जस्ट क्लियर्ड ऑन इट्स ऑडिशन। केसरी वीर, अपने आप केसरी वीर के लिए तो टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि प्रिंस पुराने दोस्त थे और वो असिस्ट करते थे जब हम यशराज का शो करते थे बीच में। तो प्रिंस ने तो कहा कि हिमांशु भाई, आई वांट यू टू प्ले रसूल खान, यू हैव नेवर डन समथिंग लाइक दिस एंड आई वांट यू टू प्ले दैट। बीच में एक और फिल्म की, गेम ऑफ गिरगिट, जो विशाल के साथ ही की मैंने 2022 के आसपास, जो रिलीज़ नहीं हुई अभी तक, जिसमें आदर्श शर्मा और श्रेयस टलपड़े हैं। तो मुझे लगता है शायद वो, जब आपने अपने आप को कंप्लीट आप झोंक देते हो कि नहीं अब तो संपूर्ण कलाकार जिसे कहते हैं, अब जाके तो मुझे लगता है कि मैं कलाकार बना हूँ। उससे पहले तक तो वो स्टार बनने की जो इच्छा होती है ना, जिसकी वजह से आप नाम, शोहरत, इज़्ज़त चाहते हो, वो सब छूट गया बहुत पहले। वो 6 साल की जर्नी में सब समझ में आ गया कि मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ढह जाएगा। ये सब दिमाग की कहानियाँ हैं कि मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मेरे का नाम हो जाए, मेरा सुनहरे अक्षरों में, सब सब मिट्टी है। तो ये समझ में आ गया, फिर सब छूट गया। जब छूटा तो सब जागृत हो गया। प्रिंस के साहस की तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने आपको रसूल खान के तौर पर देखा, क्योंकि हाँ, आई नो, प्रिंस इत के साहस की इ तारीफ़ है। इतने ठहराव, इतने हुँ, पॉज़िटिव हुँ। इंसान को वो रसूल खान जैसे रसूल खान, एंटागनिस्ट के ये तौर पर देख एंटागनिस्ट के पा रहे तौर हैं, पर, यस, है ना? यस, यस। और और दैट क्रेडिट आई विल गिव, क्योंकि पारितोष ओबेरॉय प्ले करना राणा नायडू में आसान है, बिकॉज़ आई एम प्रीटी मच लाइक दैट, चिक, कूल, सोफिस्टिकेटेड, ठहराव, बात करना, सब चीज़ें, लुक्स लाइक समबडी हू ओन्स एन एम्पायर काइंड ऑफ अ थिंग। But to play Rasool Khan, to imagine and visualize me as Rasool Khan, and without even a test, without even a mock shoot, without even a look test, he said, Himanshu bhai, you're doing it. Because he knew me from behind. I think he had seen my potential. और उसको था कि he said, I will make sure that you are like that only. और फिर of course हम कलाकार हैं, डूबना, चीज़ों को समझना, किरदारों के अंदर घुसना। रसूल खान की बहुत बैक स्टोरी बनाई गई थी 8-10 पेजों की, कि वो क्या होगा, कैसे होगा, क्यों मारता है, क्यों क्रूअल है। उसका डिनोमिनेटर प्रेम रखा गया कि भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार है, मार भी देगा और मर भी जाएगा। वॉरियर है तो उसके लिए टू स्पोर्ट फाइटिंग, फिजियोलॉजिकली दोनों हाथों से तलवार चलाना सीखा गया, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली सारी प्रिपरेशन थी, दाढ़ी बढ़ाई गई थी, साफ़ा वाफ़ा सारी चीज़ें, लेंसेज वेंसेज सब। इट वाज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट लैंग्वेज पे भी लैंग्वेज, उर्दू, पश्तो, पश्तो ये उर्दू। सब। उर्दू पे मैंने ख़ासा काम किया ही हुआ था पहले से, क्योंकि पोइट्री वगैरह लिखता हूँ। तो सब चीज़ें फिर अगेन आई थिंक इट्स डेस्टाइन्ड, एंड ईश्वर चाहते थे कि ऐसा, और दोनों चीज़ें साथ साथ रिलीज हुई, विच इज़ एब्सोल्युटली ऑपोजिट। और एज शूट भी साथ साथ हुई। जैसे ही लास्ट ईयर अराउंड मार्च में मैंने ख़त्म किया था रसूल खान, अप्रैल में आई वाज शूटिंग फॉर पारितोष ओबेरॉय इन राणा नायडू। तो दोनों ही चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट हैं और अच्छा है, लोगों को पसंद आ रही है। बैक टू बैक रिलीज़ होती है तो आई थिंक इट ऑल्सो हेल्प्स इन पीपल अंडरस्टैंडिंग द रेंज ऑफ एन आर्टिस्ट। सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट क्या मिला जो दिल के बहुत करीब हो, जिसने छू लिया हो? हाँ, ये तो ज़ाहिर सी बात है। लास्ट ईयर मैंने इसके बारे में मेंशन भी किया है। लास्ट ईयर जब फ़िल्म का केसरी वीर का एडिटोरियल कट सुनील सर ने देखा था, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनका फ़ोन आएगा। उनका फ़ोन आया, प्रिंस के फ़ोन से फ़ोन आया, प्रिंस का फ़ोन आया, तो मैंने प्रिंस का फ़ोन उठाया, कह रहे हिमांशु भाई सुनील सर बात करेंगे। तो आई सेड ओके। तो ही सेड सुनील शेट्टी की सुनील आप बात शेट्टी जी कर की रहे बात हैं। करो, सुनील शेट्टी सर, हाय दिस इज सुनील शेट्टी एंड हिमांशु, आई जस्ट सॉ द फर्स्ट कट एंड योर वर्क इज़ आउटस्टैंडिंग इन द फिल्म। एंड ही सेड दिस 3 times, outstanding, and I was so amazed and I'm very grateful and blessed कि उनको मैं बार बार ये कहता हूँ कि उनको क्या ज़रूरत है मुझे फ़ोन करने की। और फिर आदित्य पंचोली जी ने भी उसी फ़ोन से मुझे, मतलब उनसे फ़ोन लेके कहा कि अब बहुत बढ़िया काम किया हिमांशु, बहुत अच्छा लगा काम देख के। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बड़ी खूबसूरत बात थी, एंड इट मेड माई डे फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम।
इट मेड माई मोमेंट एटलीस्ट, डे तो मैं नहीं कहता क्योंकि मुझे लगता है हर चीज़ लम्हे में ख़त्म हो जाती है। दैट मोमेंट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि वो नहीं भी करते, देख के कभी मिलते तो बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने सामने से फ़ोन किया तो इट्स वेरी इनकरेजिंग ऑफ हिम। 20 साल के इस खूबसूरत से जर्नी में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या रहे? मुझे लगता है ये जो पाथ से भटकना होता है ना, मतलब वो भटकना है या मिलना है ये पता नहीं लगता। अब जाके ऐसा लगता है कि वो भी डिटूर ज़रूरी था जो शेर एंड ग्रो का था। मुझे लगता है उस जर्नी में वो जो अध्यात्म की जर्नी थी, वो जो खुद की जर्नी थी, क्योंकि पहले तो आप पाथ पे चल रहे होते हो, कभी काम है, कभी काम नहीं है, इतना ज़्यादा कोई दिक्कत होती नहीं। सॉरी। क्योंकि इतना काम आप कर चुके होते हो, आपको पता है आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, आपको अपने काम पे भरोसा भी होता है, बॉडी वर्क भी होती है। लेकिन जब जब बिल्कुल डाइवर्ट हो जाते हो, बिल्कुल पटरी से बाहर हो जाते हो ना, और उसके अंदर जब घुस जाते हो जहाँ पे आप कुछ खोज भी रहे हो, वहाँ पे काफ़ी, या वहाँ पे धज्जियाँ तो काफ़ी उड़ती हैं। क्योंकि जब खुद को खोजने के लिए ना मुझे लगता है वो सारी लेयर्स का पील ऑफ होना ज़रूरी है। हाँ, इट्स लाइक सम काइंड ऑफ अ फायर व्हिच आल्सो बर्न्स यू, बट टिल द टाइम इट बर्न्स यू, it's like the ego burns itself in that fire which it chooses for itself, and from there वो ढह जाती है और फिर कुछ नया निकलता है। इट्स लाइक रीबर्थ। यू आर लाइक अ लोन वॉरियर, आपकी खुद की ये जर्नी होती हाँ, ये है। मेरी खुद की जर्नी है। और इसमें कई ऐसे मौके आए होंगे जब आप पूरी तरीके से टूट जाते हैं। कई बारी। उस मौके के बारे में बताइए और कैसे अपने आप को जोड़ा और हौसला इस तरीके से जोड़ा कि आज हम इस तरह की बात कर हाँ, पा रहे हैं और इसको सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। दिक्कतें, परेशानियाँ, धज्जियाँ बहुत उड़ी हैं। आई वोंट टू डिनाई दैट एंड व्हिच इज़ एब्सोल्युटली ओके। मुझे उसमें कोई परहेज़ नहीं है क्योंकि अगर वो नहीं होती तो मैं आज यहाँ कोई पर नहीं ऐसा होता। पल याद आता है जहाँ पर एकदम टूट गए? ऐसे एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, बट मुझे इतना याद है। हाँ, शेयरिंग रो के दौरान जब चीज़ें चल रही थी, जब मैं काम को मना करे जा रहा था क्योंकि मेरा मन नहीं करता था काम करने का, फाइनेंशियली भी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही थी, सारी चीज़ें, और उसकी वजह से इमोशनली भी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। आप भी ना, ये ना ट्रांजिशन फेज़ होता है, आप आधे में हो, ना ये छूट पा रहा है, आप समझे? आधा छोड़ दिया है, और ये पता भी नहीं कि कहाँ जाना है, यहाँ पे क्या होगा कि कुछ नहीं होगा, कि आप बीच में हो बिल्कुल। ये जो बीच का रास्ता ना, व्हिच आई ऑलवेज़ सेड, कि जहाँ पुराना अभी छूटा नहीं है, थोड़ा-थोड़ा काफ़ी छूट गया लेकिन फिर भी उसकी सतह पकड़ी हुई है। आगे अननोन टेरिटरी है कि आप जा रहे हो, पता नहीं कुछ, घरवाले कहते थे, "क्या कर रहा है तू? मतलब क्या ज़रूरत है ये सब करने की? अच्छे भले काम कर रहे हो, बॉम्बे गए हो, एक्टिंग के लिए गए हो, ये क्या कर रहे हो? इसकी क्या ज़रूरत है? व्हाई फॉर द पीपल सो मच? व्हाई आर यू गेटिंग" मतलब उस तरह की, कि क्योंकि नहीं, हमारे घर किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी। हम कहते तो हैं हमें संतों से, योगियों से मोहब्बत है, हम उनको पूछते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमारे अपने घर में जब कोई पैदा हो जाता है ना, संत या योगी, तो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि उसकी जर्नी बड़ी कठिन होती है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो योगी वाली जर्नी है ना, मैं तो योगी कहता हूँ उस तरह की, संत तो पता नहीं खैर, बट योगी वाली जर्नी है। कुरुक्षेत्र के अंदर हो, ये वैसा ही कुछ है, और उसमें गीता ज्ञान भी मिल रहा है आपको जीवन से, ये ब्रह्मांड आपको सिखा भी रहा है, समझ भी रहे हैं, और सब चीज़ों के वार भी लग रहे हैं, ये वैसा ही कुछ है। तो वो जब आप बिल्कुल कमिंग बैक टू द सेम थिंग, जब आप अंधकार में होते हो ना, तो ऐसे बहुत सारे लम्हों में आपको समझ में नहीं आता, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। एक टाइम पे तो मुझे ये भी था कि यार एक्टिंग तो नहीं है मेरे लिए, मैं हूँ ही नहीं एक्टर, मतलब आई एम नॉट इवन एन एक्टर। और मैंने 12 साल काम करने के बाद मुझे मैं बस ये, आप ये खोजते ना मेरा जन्म किस लिए हुआ है, तो मुझे लगता है शायद एक्टिंग के लिए नहीं हुआ, अगर होना हो तो शायद उसी के ज़रिए कुछ हो जाता अब तक। मेरा जन्म किसी और चीज़ के लिए हुआ है, तो वो खोज रहा था। फिर उसके बीच में भटकन तो होगी ना, पता नहीं लगता क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, होगा नहीं होगा, क्या ये रास्ता आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, या ये बंद हो जाएगा, या जो पीछे छूट गया है वो भी रहेगा कि नहीं रहेगा। वो सारी चीज़ों में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, बट ठीक है। बट जिस चीज़ ने संभाला, एक तो बीइंग अ क्रिकेटर, जो अनब्रेकेबल स्पिरिट, एक स्पोर्ट्समैन का स्पिरिट बड़ा अनब्रेकेबल होता है मुझे लगता है, वो शायद बचपन से था। दूसरा, मैं जेन्युइन नहीं कहूँगा, इस ब्रह्मांड ने मुझे संभाल लिया, द यूनिवर्स। आप इसको यूनिवर्स कहें, गॉड कहें, ईश्वर कहें, डिविनिटी कहें, मिस्टिक एनर्जी कहें, कुछ भी कहें, नाम कुछ भी हो, इस ब्रह्मांड ने जब जब मैं बिखरा हूँ, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी इंसान को, कभी दोस्त के फॉर्म में, कभी गुरु के फॉर्म में, कभी मित्र के फॉर्म में, किसी न किसी फॉर्म में किसी को भेजा है, ऐसे बहुत खूबसूरती से नर्चर करके आगे बढ़ाने के लिए। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स देखे हैं। ये
शायद यही है कि अच्छे कर्मों का नतीजा कि आपने किसी के लिए कुछ किया और कोई और आके, और ऐसे ऐसे लोग आके चले भी गए, मतलब ऐसा नहीं कि वो हैं ज़िंदगी में, वो आए कुछ पलों के लिए, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने ऐसे हाथ कर दिया, किसी ने ऐसे हाथ रख दिया, किसी ने कुछ कर दिया और अपने चले गए। वो कहाँ पर है मुझे पता भी नहीं अभी। तो यही यही है ये ब्रह्मांड, मैजिकल साइकोलॉजी, द मैजिकल यूनिवर्स। इस समय का एम्बिशन क्या है? इस समय का कोई एम्बिशन नहीं है मेरा, मेरा एम्बिशंस ख़त्म हो गए, बस इतना करना था। कोई पॉइंट नहीं है, बेकार की चीज़ है। मैंने समझ ली ज़िंदगी के अंदर कि एम्बिशन से कुछ नहीं होता। बस ये है कि जब तक जीवन है कर्म करना है, कर्म करेंगे और डूब के करेंगे, उसमें फ़ना होके, उसमें अपने आप को साध के, जितना हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। मेरे से पहले बहुत बड़े बड़े कलाकार आके चले गए, कौन पूछता है किसी को, मेरे बाद भी चले जाएंगे, मैंने ऐसा कौन सा कुछ कर देना है। बस ये है जितना है उसके अंदर अच्छे से, सिंसेरिटी से डूब के, उसका पूरा लुत्फ़ उठा के, उसके अंदर से खुद को कुछ खोज के, कुछ अपने आप को इवॉल्व करके जीवन में आगे बढ़ जाना, बस जहाँ तक बढ़ पाएंगे। सक्सेस फेलियर क्या है आपके लिए? ये लम्हा है बस, सब कुछ, ना कुछ सक्सेस ना फेलियर, बिकॉज सब दिमाग के कॉन्सेप्ट हैं आशीष। हमारे सोशल स्ट्रक्चर के अंदर सब सक्सेस फेलियर चलता रहता है। ये वही वाली बात है, अभी कुछ लम्हों पहले आपने कहा था मुझे बड़ी खूबसूरत बात, कि जब अमृता मेरी बात कही थी ना सक्सेस फेलियर की, आपने कहा किसी ने देखा ही नहीं वो शेयरिंग ग्रो भी कितनी बड़ी चीज़ है, वो भी तो एक सक्सेस है ना। लेकिन लोग देखते नहीं हैं, लोगों ने अपने तरीके से देखा, उनके हिसाब से एज एन एक्टर में फेलियर, और शेयरिंग ग्रो की तो कोई वैल्यू नहीं। और आज जब मैं इस टेबल पे यहाँ चेयर पे बैठा हूँ और राणा नायडू और केसरी वीर की बात करें तो लोग सक्सेस कह सकते हैं। तो ये तो लोगों की अपनी परसेप्शन है, जिस बॉक्स से वो देखना चाहें, जिस चश्मे से वो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं मुझे। चश्मा उनका, उसका रंग भी उनका। ना मेरा कोई रंग है, ना मेरा कोई रूप है, मुझे लगता है। तो अगर आप लाल चश्मे से मुझे देख रहे हैं तो मैं लाल दिख रहा हूँ, अगर आप नीले से देखेंगे तो मैं नीला दिखूँगा। मेरा अपना कोई रंग रूप नहीं है, तो मेरे लिए ना कोई सक्सेस है ना फेलियर है। क्या सफलता क्या विफलता है, लोगों की अपनी अपनी एक मन गढ़ंत कहानी सी है कुछ। लोगों के मायने आपको फ़र्क करता है? वो इसलिए नहीं फ़र्क करता क्योंकि मैंने ना, क्योंकि ज़िंदगी भर एप्रिसिएशन चाहा था ना, इसीलिए यहाँ से शुरुआत होती है। एक समय ऐसा आया शेयरिंग के दौरान, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे मुझे समझ में आ गया इज़्ज़त बड़ी खोखली चीज़ होती है, ये दूसरे के से परिभाषित होती है। कि जब तक मैं आपके लिए कुछ अच्छा, महत्वपूर्ण, खूबसूरत कर देता हूँ तो आपके जहन में, आत्मा में मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त है। जैसे ही जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो जाएगी आपके लिए, तो वो इज़्ज़त एक सेकंड में ढह जाती है। फिर इज़्ज़त का क्या फ़ायदा। तो मुझे समझ में आ गया इससे कुछ होने वाला नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ इतना ही है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसरिस्पेक्ट करो पीपल को, नो। आप अपना चलते जाओ, जो जैसा है उसको वैसा देखो, ना आँखों में अपने आप को उनसे ज़्यादा, ना उनको अपने आप से ज़्यादा। सब इस ब्रह्मांड में एक समान है। हमारे दिमाग में बन सकता है कि बहुत बड़े हैं। मैंने सबके साथ काम किया, बड़े बड़े लोगों के साथ। मैंने अपनी आँख में, अपने जहन में कभी उनको अपने से ऊपर नहीं समझा, ना अपने आप को ऊपर समझा। सब एक बराबर है, इस ब्रह्मांड में सब एक है। एवरीवन इज़ इक्वल। हम बस अपने जहन में बढ़ा देते हैं, लेकिन जिसने जो अचीवमेंट्स करके जो भी पा है उसको शुक्रगुजार है, उसका थैंक यू, बस इतना ही, और क्या। आखिरी और इम्पोर्टेंट सवाल, ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ हर चीज़ छलावा है, मायावी है ब्रह्मांड मायावी है तो इंडस्ट्री तो बहुत छोटी सी चीज़ है। और हर कोई एक टैग, एक इमेज लेके चलता है, वहाँ पर इतनी प्योरिटी, इतनी ईमानदारी, इतना अनफ़िल्टर्ड होना, आपको नहीं लगता वो आपके लिए, आपके काम के लिए कहीं न कहीं एक जोखिम है? कोई नहीं, जोखिम है तो सही, क्या फ़र्क पड़ता है, जितना है उतना ही है बस। अब यही मिलेगा, अब काम मिले ना मिले, ईश्वर जो भी चाहे, जितना भी हो। ये वैसी बात है, शर्मन जोशी की ने बात कही थी ना थ्री इडियट्स में, कि सर नौकरी आप रख लो, इंसान मैं हूँ, आपको लेना है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे ना इस ब्रह्मांड में सबके लिए जगह है। प्रॉब्लम ये होती है जब मैं किसी और की जगह छीनने की कोशिश करूँ, मेरा कुछ है ही नहीं ऐसा, कोई जगह कुछ बनती ही नहीं। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, जितना मुझे आता है, जितनी मेरी समझ है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। और आशीष, ईश्वर से ऊपर, डिविनिटी से ऊपर, ब्रह्मांड से ऊपर कुछ नहीं है, वो अपने आप रास्ते बनाता है। जितने बनने होंगे, जहाँ तक मुझे आगे बढ़ाना है। मुझे ये भी नहीं पता एक्टिंग कब तक है, हमें कैसे पता है, जब एक लम्हे में छूट भी सकती है तो पता नहीं आगे कौन से लम्हे में छूट जाए, या कला का कोई और क्षेत्र आ जाए। हो सकता है आई स्टार्ट डायरेक्टिंग, हो सकता है आई स्टार्ट राइटिंग, हो सकता है आई स्टार्ट क्रिएटिंग एनीथिंग, शायद एक्टिंग छूट जाए, मुझे कुछ भी नहीं पता।
तो जीवन है जहाँ चल रहा है संपूर्ण समर्पण में, नदी के बहाव की तरह चलते जा रहे हैं। जहाँ तक होगा, जितना होगा, जब तक होगा, जैसा होगा, सब ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, होने देते हैं। आपके चाहने वाले, आपको जो और देखना चाह रहे हैं उनके लिए आपके प्रोजेक्ट्स अब अभी क्योंकि तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है, अभी हुँ, राणा नायडू और केसरी वीर कुछ शोज़ के टेस्ट ऑफ कोर्स दिए हुए हैं, बट अभी तो कुछ ऐसा लॉक नहीं हुआ। तो फिर ऐसे कोई हमें कुछ बोलने का कोई पॉइंट नहीं है। जब आएगा तो इत्तला हो जाएगी, आई एम श्योर।